हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस। हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी देख रहे थे और इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देख रखा था, वर्ल्ड रिसोर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख रखा है, एनर्जी क्राइसिस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, लिमिटेड ग्रोथ हमने देख लिया है, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज लोकेशनल पैटर्न एंड प्रॉब्लम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनके थ्रू आपको अगर कोई डाउट होता है या अगर किसी तरह की कोई बात पूछनी होती है, यू कैन यूज दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल या फिर नोटिफिकेशन ये सब दी जाती है। इसके अलावा दोज हु आर इन गोरखपुर और नियर बाय रीजन, तो उनके लिए हमारी फेस टू फेस क्लासेस चलती रहती हैं और उसका ये एड्रेस दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, अगर वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड पहले तो आप समझ लीजिए है क्या। वर्ल्ड ट्रेड का मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वी आर डूइंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है, अगर हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्स हैं, अब रिसोर्स कई तरीके के हो सकते हैं। रिसोर्स हो सकता है आपका मिनरल रिसोर्स, जैसे पेट्रोलियम, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, कई सारे हो सकते हैं। या हो सकते हैं आपके फूड रिसोर्स। अब फूड रिसोर्स में भी हमारे कई सारे हो जाते हैं। फ्रूट्स हो जाते हैं, वेजिटेबल्स हो जाती हैं, व्हीट हो जाती हैं, सीरियल्स हो जाती हैं, राइस हो जाती हैं, कई सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होती हैं, या फिर सर्विस रिसोर्स होते हैं। तो बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। अब हर एक रिसोर्स के बारे में बात करें तो कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर हर एक तरीके के रिसोर्स पाए जाए। तो अब होगा क्या, सपोज हम लोग इंडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। इंडिया, चलिए ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट काफी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सारे के सारे खाने पीने के आइटम है। बट अगेन हर तरीके के आइटम नहीं है, या पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट आइटम नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, ऑनियन के लिए, ऑनियन की मतलब बहुत ज्यादा ही इस समय प्राइसेस बढ़ गई थी, तो हम बाहर से मार्केट से इंपोर्ट किए थे। या अगर हम लोग पल्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, दाल के बारे में बात कर लेते हैं 2 साल पहले, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो अगेन हम लोगों ने बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास भी प्रॉपर रिसोर्स नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, जितनी भी गाड़ियां चल रही होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो पेट्रोल जो होता है, दिस इज नॉट हमारे पास। तो अब हमें क्या करते हैं, हम लोग इसको अरेबियन पेनिनसुला से मंगाते हैं, अरेबियन कंट्री से मंगा रहे होते हैं। तो एक चीज यहाँ पर समझ में आ जाती है कि देखिए, जिस तरीके से इंडिया के पास पूरी तरीके से रिसोर्स नहीं है और इंडिया बाहर की कंट्रीज से मंगा रहा है, सेम वैसे ही इंडिया ऐसे ही बाकी कंट्रीज को कुछ दे भी रहा होगा। तो दिस इज बेसिकली इंपोर्ट, जहां पर इंडिया मंगा रहा है, और ये है एक्सपोर्ट, जहां पर इंडिया बाकी के कंट्रीज को दे रहा होता है। सेम वैसे ही इंडिया के जैसे ही बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं जो इसी तरीके से प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती रहती हैं, और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कंट्रीज अपना एक ग्रुपिंग बनाना शुरू कर देती है, और ग्रुपिंग के जरिए एक हमारा वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाती है हमारी वर्ल्ड की ट्रेड। तो हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड ट्रेड के बारे में समझा। अब हम लोग जरा देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर फैक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स के बारे में। अब नेचुरल रिसोर्स जैसे मिनरल रिसोर्स हो गया, या आपका फूड रिसोर्स हो गया, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्स के ही अंतर्गत आ जाते हैं। अब इस नेचुरल रिसोर्स में देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी रिलीफ एंड टोपोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीफ एंड टोपोग्राफी, क्योंकि यहाँ पर रिलीफ और टोपोग्राफी प्रोवाइड करता है, एक तो नंबर 1 एग्रीकल्चर किस तरीके का होने वाला है, एग्रीकल्चरल टाइप बताएगा। दूसरा आपको बताएगा कि ये टूरिज्म के कितने ज्यादा यहाँ पर चांसेस हैं। जैसे अगर बात करते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह के बारे में बात करिए, या नॉर्वे के बारे में बात करिए, या इंडिया में भी जितने भी माउंटेन रीजियंस है उनके बारे में बात कर लीजिए, तो ये सारे के सारे टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी ज्यादा कह लीजिए अट्रैक्टिव प्लेसेस है। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के रीजन की, तो वहां पर भी रिलीफ एंड टोपोग्राफी
प्रॉपर नहीं है, प्लेन एरिया नहीं है, जिसके कारण से हम लोग वहां पर टी कल्टीवेशन, चाय की खेती कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर भी वहां पर अलग हो जाती है और टूरिज्म भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रिलीफ एंड टोपोग्राफी काफी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में इस्तेमाल हो जाती है, वर्ल्ड ट्रेड में काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्स। अब देखिए मिनरल रिसोर्स का बात जैसे हम लोगों ने यहीं पर किया कि मिनरल रिसोर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में देखिए उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, या कह लीजिए छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन होगा। ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल रिसोर्स। अब मिनरल रिसोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाने के कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत सारी लगती हैं। दूसरा, यहाँ पर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो मिनरल्स कहीं ना कहीं बाकी के कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आयरन, अब इस आयरन को जापान भी मंगा रहा होता है हमसे और चाइना भी मंगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों लैग करते हैं अच्छा आयरन में, तो हम लोग इनको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगेन मिनरल रिसोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्ट करता है और वो मेनली पाया जाता है हमारे अरेबियन पेनिनसुला में। अब अरेबियन पेनिनसुला में जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे आपका सऊदी अरेबिया हो, यमन हो, यूएई हो, कुवैत हो, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो मिनरल रिसोर्स मतलब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर नेचुरल रिसोर्स में बात किया जाए या नेचुरल फैक्टर में बात किया जाए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्लाइमेट हमारी कंट्री को मेनली दो तरीके से डिवाइड कर देती है। एक करती है हमारी टेम्परेट रीजन और दूसरी करती है हमारी ट्रॉपिकल रीजन। अब देखिए ट्रॉपिकल की अपनी कुछ खास बात होती है, अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं, वैसे ही टेम्परेट के अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे ट्रॉपिकल के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली फूड प्रोडक्ट, यहाँ पर फूड स्टफ बेसिकली आ जाता है। टेम्परेट में बात करें तो देखिए यहाँ पर मेनली फ्रूट प्रोडक्ट आ जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ से मेनली वाइन एंड ऑल दैट ये सब चीजें बना दी जाती हैं। और वहीं यहाँ पर बात करें तो दिस इज बेसिकली रॉ मटेरियल एक तरीके से कह सकते हैं, या रोज का खाना बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगेन ट्रॉपिकल में कुछ अलग कंडीशंस होती हैं और टेम्परेट में कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये टेम्परेट वाली ट्रॉपिकल को अट्रैक्ट कर रही होती है और ट्रॉपिकल की जो चीजें हैं वो टेम्परेट की तो जरूरत बनी हुई है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए ओवर डिपेंडेंट है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड का सीन। क्लियर हो गया? तो दिस इज हाउ नेचुरल फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट वर्ल्ड ट्रेड। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग, दूसरा फैक्टर हमारा हो जाता है पॉपुलेशन फैक्टर। अब ये पॉपुलेशन फैक्टर क्या चीज है? देखिए पॉपुलेशन फैक्टर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि इंडिया का केस अगेन लेकर के चलते हैं, तो इंडिया में देखिए जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक। तो हाई पॉपुलेशन होने के कारण से होता क्या है कि यहाँ के लोगों को आपको फीड भी करना होगा, खाना भी आपको प्रॉपरली खिलाना होगा। अगर वो नहीं खिला पाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल नंबर 2 है वो बोलता है रिमूव हंगर। तो अगेन हमें जो होता है वो पॉपुलेशन को फीड करने की जरूरत है। अब ये पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आपको सबसे पहले तो फूड सफिशिएंसी चाहिए कि हाँ फूड आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये फूड सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? बाहर से इंपोर्ट कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि फूड आपके पास सफिशिएंट है और जनता उतनी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या हो गया? आपके पास फूड रिसोर्स काफी ज्यादा हो गए, फूड जो है वो कह लीजिए कि ज्यादा अमाउंट में आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे? इसका आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे बाकी के मार्केट में। जैसे देखिए अभी क्या है कि कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट आ रखा है। तो कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि वरदान जिसके पास है, ब्लेसिंग्स जिसके पास है, वो है इंडिया। ऐसा क्यों? देखिए इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअली एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर बेस्ड होने के कारण से एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसी चीज है जिसको कभी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। भाई खाना तो आप रोज खाएंगे ही खाएंगे। तो खाना खाने के लिए इंडिया को इस समय करना क्या चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे काफी ज्यादा आप फोकस करके वर्ल्ड में आप डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा सरप्लस फूड बना देगा कि हर एक कंट्री को फिलहाल में इसी की जरूरत है, फूड की ही जरूरत है। अभी जैसे क्या है, हम लोगों ने अफगानिस्तान को भी दिया हुआ है,
फूड रिसोर्स। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमें काफी अच्छा एक माहौल मिल जा रहा है, काफी अच्छा एक एज मिल सकता है अगर हम लोग बात करते हैं अपने इस प्रेजेंट केस ऑफ कोरोना में बात करते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल कर लेती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कल्चरल फैक्टर, तो देखिए कल्चरल फैक्टर का भी अपना काफी अच्छा एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है वर्ल्ड ट्रेड पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए तो देखिए अगर इंडिया में ही देखा जाए तो इंडिया में क्या है कि हर एक स्टेट अलग अलग कल्चर को लिए हुए है। जैसे मान लेते हैं हमारा बनारस के बारे में बात कर लेते हैं, या आपके लखनऊ के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ चिकन की कपड़े वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। या फिर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अपनी अलग तरीके की कल्चर है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अपनी अलग तरीके की कल्चर है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हर एक स्टेट में अपने अलग अलग तरीके के कल्चर हो जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग चाइना के बारे में, तो चाइना में देखिए यहाँ पर अपना खुद का अलग कल्चर है। जैसे यहाँ पर सिल्क के बारे में ट्रेड हो रही होती है, इसके अलावा जेड के बारे में ट्रेड हो रही होती है, इसके अलावा पोर्सिलेन के बारे में ट्रेड हो रही होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके होते हैं जहां जो इनके कल्चर को बता रहे होते हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर ट्रेड हो रही होती है। जैसे एक और होती है जो होती है आपकी ब्रश पेंटिंग हो जाती है। तो ये सब जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब तरीके हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल फैक्टर्स है विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन वर्ल्ड ट्रेड। बात करते हैं अगर कुछ अदर, जैसे फ्रांस के बारे में बात किया जाए तो फ्रांस में भी देखिए यहाँ पर भी क्या है, पेंटिंग को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी वर्ल्ड ट्रेड होती है। जैसे अगर बात करते हैं कि पेरिस डे ला फ्रांस के बारे में, तो जो पेरिस डे ला फ्रांस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। दिस इज फ्रांस, पेरिस डे ला फ्रांस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आर्टिस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ का, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग। तो अगेन क्या है, कल्चरल फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं। जैसे कुछ और भी एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो जर्मनी में देखिए इंस्ट्रूमेंट्स मिलती हैं, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह। अभी हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे भी, बस आपको क्या है कि अभी सरफेशियल बताई जा रही है चीजें कि क्या चीज कैसे है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका से क्या होता है, लेदर प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। दिस इज लेदर प्रोडक्ट, एनिमल्स के कारण से लेदर प्रोडक्ट। तो ये हो जाती है जो कल्चरल फैक्टर हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में कल्चरल फैक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है। क्लियर, तो ये हो जाता है हमारा पॉपुलेशन का फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो हमारा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगला फैक्टर आ जाता है। अब स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है, अब मैं 3 कंट्री मतलब ग्रुप बता रहा हूं। एक होता है जिसको बोला जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी होती है जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है या डेवलपिंग कंट्रीज हो जाती हैं, और तीसरी होती है जिसको बोला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर, अब देखिए जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ना तो इनके पास टेक्नोलॉजी होती है और ना ही इनके पास रिसोर्स होते हैं, या कह लीजिए इनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है। अगर बात करते हैं मिनरल रिसोर्स या फिर ओवरऑल नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात किया जाए तो ये तो देखिए ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर है तो ऑब्वियसली ये रॉ मटेरियल का ही ये लोग क्या करेंगे, अगर ट्रेड करना है तो इसी का आप ट्रेड कर पाएंगे। दिस इज वर्ल्ड ट्रेड के लिए यहाँ पर केवल एकमात्र कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे मिनरल रिसोर्स या फिर नेचुरल रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि ये लोग बाकी उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी इनके पास और ना ही इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है। डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात किया जाए तो देखिए इनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी होती है इनकी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। रिसोर्स के बारे में बात करें तो ठीक है, हाँ थोड़े मोड़े रिसोर्स हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी इनका ठीक ठाक हो जाता है, थोड़ी मोड़ी स्किलिंग आ जाती है। बाकी अगर नेचुरल फैक्टर्स है तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए अगेन रॉ मटेरियल भी ये लोग दे रहे होंगे, रॉ मटेरियल ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी ये लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास थोड़ी सी स्किलिंग आ गई है। लेकिन अगर डेवलप्ड के बारे में बात करें, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन, क्योंकि यहाँ पर प्योर मतलब बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स भी इनका अच्छा खासा डेवलप्ड हो जाएगा, और बाकी रिसोर्स भी जो होते हैं अगर कुछ भी है भी
तब भी ये लोग कभी भी रॉ मटेरियल का ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल सबको पता है सस्ते में बिक जाएगा, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद इसकी मैन्युफैक्चर्ड गुड निकाल करके ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है इनके पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो है नहीं। अब मैन्युफैक्चर्ड गुड इनको चाहिए होगा तो ये क्या करेंगे, उठा करके अपना एक्सपोर्ट कर देंगे, या फिर कह लीजिए यहां से उठा करके इनको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। तो काफी अच्छा ये एज मिला हुआ है इन डेवलप्ड कंट्रीज को, और ये आगे लगातार और डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता पकड़ा है वो प्रोसेसिंग का पकड़ा है, वैल्यू एडिशन का पकड़ा हुआ है। इससे इनका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते जा रहा है और पैसा भी अच्छा खासा जनरेट होते जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मनी भी जनरेट होती जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री काफी ज्यादा एज लिए हुए हैं। डेवलप्ड कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, या यूएस हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलप्ड में आ जाती हैं। डेवलपिंग के बारे में जैसे चाइना भी डेवलपिंग कहा जाता है, इंडिया भी डेवलपिंग कहा जाता है, ब्राजील ठीक है, ब्राजील हो गया। तो ये सारी कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलपिंग में आ जाती हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का मतलब हो गया जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, या फिर अफ्रीकन की कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज, तो ये सब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वर्ल्ड ट्रेड। क्लियर? आगे अगर बात किया जाए तो आगे हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आता है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट उतना ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है क्या, फाइनेंशियल वायबिलिटी। अब ये फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे आ सकती है? एक तरीका है कि यहाँ पर ऑलरेडी धन धान्य से परिपूर्ण हो, मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव हो, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है कि इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए काफी कुछ हो और एक्सपोर्ट करने के सहारे ये लोग फॉरेक्स काफी अच्छा कमा रहे हो। लेकिन सपोज ये तीनों नहीं है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर ये लोग खोजेंगे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर अगर आ गए तब तो चलिए ठीक है, फाइनेंशियल वायबिलिटी आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो फाइनेंशियल वायबिलिटी का कोई स्कोप नहीं रहेगा और कंट्री में किसी प्रकार का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड ट्रेड में ये लोग पीछे हट जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जापान का। जापान में रॉ मटेरियल के नाम पे लगभग कुछ नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट कॉटन, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो वोल्केनिक जमीन है। तो खैर रॉ मटेरियल यहाँ पर रॉ मटेरियल के नाम पे कुछ नहीं आता है, इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी कोई चीज आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये इंपोर्ट करते हैं जितने भी मिनरल रिसोर्स हो गए, चाहे आयरन हो गया या कुछ भी हो गया। जैसे मान लेते हैं हम लोग आयरन का इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल खाना पीना जो होता है वो कर लिया जाता है, तो खाना पीना तो चला गया जनता के खिलाने पिलाने में, लेकिन आयरन का ये लोग क्या करेंगे कि चूंकि इनके पास है टेक्नोलॉजी, ठीक। अब ये क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल बना देंगे, गाड़ियां वगैरह बना देंगे। लेकिन इन गाड़ियों को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, इन्वेस्टमेंट की, पैसे की। और यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि जापान में टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, फ्यूचर काफी अच्छा है, पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिटर्न आने के चांसेस कई टाइम्स है। तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जापान कितना ज्यादा इस समय हाईली डेवलप होके रखा हुआ, हाईली डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत ये आ जाता है। क्लियर हो गया? जैसे मतलब हाईली डेवलप्ड का मतलब वही है कि अगर आज भूकंप आ रहा है, पूरी सड़क जो है तहस नहस हो गई है, 2 दिन रुकिए, पूरी सड़क आपको फिर से तैयार देखने को मिल जाएगी। तो ये होती है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक्सटेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड ट्रेड। क्लियर? अगर नेक्स्ट फैक्टर के बारे में देखा जाए तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। देखिए ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है रोडवेज, दूसरा तरीका होता है जिसको बोला जाता है रेलवेज, तीसरा तरीका होता है जहां पर एयरवेज हो जाती है और लास्ट तरीका होता है वाटरवे। अब देखिए रोड हर जगह ले नहीं जा सकता है, रेल हर जगह ले नहीं जा सकता है, एयर काफी ज्यादा कॉस्टली अफेयर पड़ जाती है, तो वाटरवे एकमात्र ऐसा होता है जहां पर आप इंटरनेशनल ट्रेड काफी अच्छे से कर सकते हैं।
इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि दिस इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रेड। चीपेस्ट मोड। क्यों चीपेस्ट मोड? क्योंकि सीधी सी बात है, समुद्र में क्या होती है, समुद्र में करंट्स होती हैं और इन करंट्स का यूज करके ही ये जो भी शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो अपना चलते रहते हैं। तो ये काफी चीपेस्ट मोड हो जाता है। तो जिन भी कंट्री में वाटरवे काफी डेवलप होता है, उनका वर्ल्ड ट्रेड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, कनाडा या फिर यूएस, इनके पास एक ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि इनके पास है ग्रेट लेक्स, और दूसरा ग्रेट लेक के बाद इनका जो ट्रांसफर किया जाना है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है और ये पहुंच जाता है कहां पर? यूरोप में, ब्रिटेन में, और इनका ट्रेड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। सिमिलरली अगर बात करते हैं यूरोप के बारे में भी, तो यूरोप का भी ट्रेड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहां से कैनेडियन करंट और बाकी जो बेंगुला, बाकी के करंट जितने भी हैं, वो सारे करंट्स निकल जाते हैं और अफ्रीका को होते हुए ये इंडिया को पहुंच जाती हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी ओशियानिक करंट इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है और इस तरीके से यूरोप का भी वाटरवे काफी ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। सिमिलरली अगर बात कर लेते हैं नीचे ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील भी क्या है, काफी ज्यादा तो वाटरवे के लिए खुला हुआ है, तो वाटरवे के इनका भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पहुंच जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काफी अच्छा एक लिंक है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे, दिस इज द लिंकिंग नेटवर्क, या कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है एक। और ये कनेक्टिंग लिंक एक प्रोडक्ट को, मतलब एक मार्केट से दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जब ब्रिटिश एरा था तो उस समय स्वेज कैनाल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि उस समय स्वेज कैनाल ये एकमात्र ऐसा, मतलब कह लीजिए कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था जिसके थ्रू काफी ज्यादा डिस्टेंस को कम किया जा सकता था, और स्वेज कैनाल को लेकर के इसीलिए इतना ज्यादा वॉर वगैरह हुआ। यहाँ पे स्वेज कैनाल की ओनरशिप ले ली गई थी। तो खैर ये सब आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। स्वेज कैनाल के अलावा सिमिलरली पनामा कैनाल का भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का अपना खुद का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे अगर नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेडिंग ब्लॉक। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेडिंग ब्लॉक, ये अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? अब जरा यहां पर सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि दिस इज कंट्री यूएसए, ठीक है। दूसरी कंट्री मान लेते हैं इंडिया। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री को हमेशा ध्यान में अपने रखना होता है कि यहां पर मुझे अपने जो जनता है, तो अपनी जनता का भी वेलफेयर करना है, जनता का भी वेलफेयर करना है और साथ में कंट्री का भी वेलफेयर करना है। कंट्री का वेलफेयर कब होगा? जब यहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड हो। लेकिन जनता का वेलफेयर कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा इनका ट्रेड हो, मतलब इंटरनल ट्रेड ज्यादा हो, वर्ल्ड ट्रेड नहीं, इंटरनल ट्रेड ज्यादा हो, क्योंकि इनके सामान ऑब्वियसली वर्ल्ड मार्केट में कंपिटिटिव नहीं होंगे। तो अब यूएसए जब भी इंडिया के साथ ट्रेड करेगा तो ऑब्वियसली इनके पास जितने भी रिसोर्स, जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, वो सारे प्रोडक्ट इंडिया से तो काफी अच्छे रहेंगे। तो जब भी ये मार्केट में इनके लॉन्च करेगा, कोई भी चीज देगा, तो ऑब्वियसली इनका इंटरनल ट्रेड जो होता है वो बर्बाद हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड तो काफी अच्छा बढ़ जाएगा, लेकिन इंटरनल ट्रेड बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया क्या करेगा? व्हाट इंडिया विल डू, इट विल मेक सम गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज इस तरीके की बनाएगा जिसके जरिए वो यूएस के रिसोर्स जितने भी आ रहे हैं उन पर एक कंस्ट्रेंट लगाएगा, उन पर एक रोक लगाएगा। जैसे अब ये रोक कैसे लगाएगा? इस पे रोक लगाने के कई सारे तरीके हो जाएंगे। जैसे पहला तरीका हो सकता है इनका क्या, इनका तरीका हो सकता है टैरिफ लगा देने का, एक्स्ट्रा या कह लीजिए एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स ये लोग लगा देंगे। अब इससे क्या हो जाएगा कि इनका इंटरनल ट्रेड और जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो दोनों के दोनों एक साथ पैरिटी में आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कोटा निर्धारित कर सकते हैं, कोटा निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ ठीक है हमें इतना ही केवल करना है। इसके अलावा कई कंट्री के साथ ये मिलकर के बाइलैटरल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। बाइलैटरल एग्रीमेंट का मतलब कि हम लोग आपके ही जगह से लेंगे, इतना सामान लेंगे। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट का मतलब कई सारी कंट्री आपस में मिलकर के बना सकती है। जैसे
TPP हो गया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो गया, या RCEP वगैरह बना हुआ है, या फिर कह लीजिए सार्क वगैरह भी बना हुआ है। तो ये सारे के सारे, साफ्टा हो गया, नाफ्टा हो गया, ये सारे के सारे यही ट्रेडिंग ब्लॉक्स ही हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ही हैं। आसियान हो गया, ASEAN+1 हो गया, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये सब क्या बनाया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वर्ल्ड ट्रेड में, ये आप लोग देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक। व्हाट इज दिस ट्रेडिंग ब्लॉक? ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 आम है, ठीक, 10 आम है, आपको देना है। अब आपके पास क्या है, दोस्तों का एक ग्रुप आ गया, कहा कि यार भाई हमको देना तुम। दूसरे तरफ आम जनता है, तो अब आम जनता का मतलब नॉर्मल पब्लिक। तो अब आप क्या करेंगे, यार हमारे दोस्त हमारे लिए सब कुछ है, तो हम अपने दोस्त को देंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपने एक ब्लॉकिंग कर लिया। आपने कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ ही देंगे, मतलब आपने दोस्तों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो यहां पर जो है आपका ये मल्टीलैटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये एक तरीके का आगे जा करके एक ट्रेडिंग ब्लॉक में बदल जाता है। ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब कि काफी ज्यादा ये फ्लरिश कर जाता है, काफी ज्यादा ये डेवलप कर जाता है। जैसे ट्रेडिंग ब्लॉक के नाम पे देखिए सारे के सारे ट्रेडिंग ब्लॉक ही है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन भी होता है, एक तरीके का ट्रेडिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होता है वो ट्रेडिंग ब्लॉक इस तरीके से बन जाते हैं। क्लियर हो गया ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट पॉलिसी आ जाती है या नेक्स्ट फैक्टर आता है, वो आता है फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज स्पेशल पैटर्न डायनामिक्स इन कमोडिटी फ्लो रीजन वाइज। अब यहां पर भी क्या है कि अगर देखा जाए तो बेसिकली यहां पर कंट्रीज टू कंट्री के बारे में बात कर रहा है कि कंट्री टू कंट्री कैसे मैनेज कर रही है। दिस इज द स्पेशल पैटर्न, हाउ दिस डायनामिक्स इज चेंजिंग। अब जैसे चेंजिंग डायनामिक्स के बारे में अगर बात किया भी जाए तो हम लोगों को 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक हमारा होता है रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट, दूसरा होता है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, और तीसरा प्रोडक्ट होता है हमारा जो मशीनरी या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट होता है, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बात किया जाए रॉ मटेरियल के बारे में तो देखिए रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट है वो कुछ खास चेंज नहीं आया है, और जनरल इसमें मतलब डिक्रीज ही देखने को मिल रहा है। और इसमें भी इनफैक्ट जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया या कॉटेज सेक्टर हो गया, ये काफी तेजी से डिक्रीज देखने को मिल रहा है। दिस इज बहुत तेजी से डिक्रीज करने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए बाकी के जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड के बारे में, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड बहुत ज्यादा तेजी से राइज किया है। मतलब जैसे ये जो होता है 4 टाइम्स जो होता है मल्टीप्लाई हो गया है पहले के टाइम से। मतलब 20th सेंचुरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात करें अगर मशीनरी वगैरह के बारे में तो ये भी क्या है, राइज किया है, और ये भी रैपिडली मतलब 1.5 टाइम्स से राइज कर गया है। तो थोड़े मोड़े अगर आपको डेटा याद रहते हैं तो काफी अच्छा आपके लिए रहेगा, काफी अच्छा एक इम्पैक्ट बन रहा होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। बाकी देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कंडीशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं और सब लोग इस समय लिबरलाइजेशन की ओर फोकस कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की ओर, ग्लोबलाइजेशन की ओर। और इस लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट देखने को मिलता है कि आज सारी कंट्रीज कनेक्टेड है, हर एक कंट्री इस समय कनेक्टेड है, और इसी कारण से कहीं एक जगह पे अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो पूरे हर एक कंट्री में हमें देखने को मिल जा रही होती है। तो ये हम लोगों ने देखा हमारे वर्ल्ड ट्रेड के बारे में। तो ये थी हमारी वर्ल्ड ट्रेड के सारे फैक्टर्स जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमारा एक छोटा सा और फैक्टर आ जाता है, दैट इज चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, दैट इज जियो बिजनेस मॉडल। और ये वही है चेंजिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में। तो ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है और वो हो जाता है वर्ल्ड का स्पेशल पैटर्न क्या रहा है। वर्ल्ड के अगर स्पेशल पैटर्न के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए the volume and composition of internal trade has always fluctuated but the basic special pattern has remained largely stable, and this is what like least developed countries, developing countries और developed countries। तो ये तीनों के बारे में जैसे कि हम लोगों ने देखा ही था कि रॉ मटेरियल केवल और केवल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और इंपोर्ट करने के नाम पे मैन्युफैक्चर्ड गुड का कर रहे होते हैं। अगर बात करते हैं डेवलपिंग के बारे में तो देखिए रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड ये दोनों के दोनों
इंपोर्ट कर रहे होते हैं, सॉरी, ठीक है, और दिस इज एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट है और यहाँ पर इंपोर्ट है, ठीक। अब देखिए जो डेवलपिंग है वो रॉ मटेरियल भी कर रही होती है एक्सपोर्ट, और साथ में कुछ मैन्युफैक्चर्ड भी कर रही होती है, लेकिन इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड ही ऑब्वियसली करेगी क्योंकि इनके पास उस चीज की कमी है। डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि ये लोग मैन्युफैक्चर्ड का ही पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और इंपोर्ट करने के नाम पे ये लोग रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये है वर्ल्ड का स्पेशल पैटर्न जहां पर इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं। वही आगे बोलता है कि वेरी रफ पिक्चर वुड शो दैट एंग्लो अमेरिका का मतलब यूएसए का पार्ट हो गया और कनाडा का पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, जापान हो गया, आर द मेन इंपोर्टर कंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी डेवलप्ड कंट्री में आ जाती हैं। एंड फूड स्टफ एंड लैंड इन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, समझ में आ गया। तो ये मैन्युफैक्चर्ड गुड में ही ज्यादा से ज्यादा डीलिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा हो जाता है। आगे बात करते हैं कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सदर्न कॉन्टिनेंट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ इन एक्सचेंज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। और वही अगर बात करते हैं कि मेजर डेवलपमेंट की क्या चीज देखने को मिली है आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ है कि सारी कंट्री इकोनॉमिकली कनेक्टेड हो गई हैं, या कह लीजिए कि सारी की सारी वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हो गई हैं और उस कनेक्शन के नाम पे ही एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री बन गई है, जहां पर कहीं पर भी एक जगह पर किसी में दिक्कत होती है तो वो क्यूमुलेटिव रूप में दूसरे जगह पर देखने को हमें मिल जा रही होती है और इसी कारण से ब्लॉकिंग कर लिया जाता है। और इसी वजह से रिसेंट टाइम में मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन रिसेंट ईयर आर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स to facilitate free movement of goods among the member countries and imposition of high tariff walls for non-member countries। अब इसके लिए इन्होंने ग्रुपिंग कौन कौन से बना रखे हैं, जैसे नाफ्टा हो गया, साफ्टा हो गया, आसियान हो गया, या सार्क हो गया, आरसीईपी हो गया, टीपीपी हो गया, ब्रिक्स हो गया, या फिर अभी रिसेंट में हमारे एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो बहुत सारी बनी हुई है, उसके बारे में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में हालांकि पढ़ाई भी होगा, तो बहुत सारी पढ़ी है, तो उसको अलग से डिस्कस करने का कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अगर देखा जाए तो एक एक करके हम लोग देखेंगे हर एक कंट्री के बारे में। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें अगर नॉर्थ अमेरिका के बारे में, तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए हम लोगों को ये पता है कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये काफी ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब ये आती है डेवलप्ड कंट्री के नाम पे। तो डेवलप्ड कंट्री के नाम पे आएगी तो सीधी सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए दिस फॉरेन ट्रेड जो इनका होगा वो नेक्स्ट टू वेस्टर्न यूरोप होगा, क्योंकि यहीं से वो निकलती है हमारी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और वही ट्रेड कर रही होती है। और जो इसका मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है वो होता है ट्रेड होता है यूएस और कनाडा के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आपस में ट्रेड हो जाता है। क्लोज ट्रेडिंग लिंक विद वेस्टर्न यूरोप ड्यू टू कल्चरल हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक सिमिलैरिटी, सीधी सी बात है, यूरोप के लोग आकर के यहाँ पर बसे थे, यहीं के लोग आकर के जो होता है यूएसए को यूएसए बनाए हुए हैं, तो इस वजह से इनके साथ में कल्चरल हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है। ज्यादा अगर आपको समझना है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार रिवाइज कर सकते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद। मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर बात किया जाए इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होती है, तो एक्सपोर्ट देखिए जनरली मैन्युफैक्चर्ड आइटम की ही की जाएगी, जैसे मशीनरी हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, एलॉय स्टील हो गया, स्टील की प्रोसेसिंग के बाद जो बनता है, ऑयल सीड हो गई, केमिकल हो गए, टोबैको हो गई, ये सब ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर इंपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीधी सी बात है, कोल निकाल ले ही आना पड़ेगा, कॉटन हो गया, वूल हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, इसके अलावा रॉ मटेरियल के नाम पर जितनी भी चीजें हो जाती हैं मिनरल के नाम पे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेनली वीट होती है, और वीट के अलावा जितने भी प्रोडक्ट इनको चाहिए होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट इनको इंपोर्ट करने होते हैं। अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल कंट्री वाइज कि कनाडा में क्या क्या इंपोर्ट होता है, तो कनाडा में देखिए इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम, कोल, कॉटन, वूल, शुगर, ये सब चीजें, और एक्सपोर्ट की जाती है निकिल हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पर पाई जाती है शील्ड, और शील्ड में क्या होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल का ये लोग करेंगे क्या, एक तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा क्या रहेगा तो क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। क्लियर? अगर यूएस के बारे में बात करें तो यूएस में देखिए जो इंपोर्ट होता है वो होता है पेट्रोलियम, आयरन और
कॉफी, कोको, एल्यूमिनियम, वूल एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो वही चीज है जो हमारी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही होती है। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के बाद अगर हम लोग दूसरे रीजन को देखें, वो है यूरोप हमारा। यूरोप में अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करते हैं तो वेरी डेंसली पॉपुलेटेड विद हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। क्योंकि देखिए सबसे पहले ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और जहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा वहां पर अर्बनाइजेशन अपने आप हो जाएगा। मेजर सिटीज के बारे में बात करें तो देखिए रॉटरडम, दैट इज इन एम्स्टर्डम, मतलब यहाँ पर हमारे नीदरलैंड के एरिया में आ जाएगा। फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है, एंटवर्प आ जाता है, पेरिस आ जाता है, लंदन आ जाता है, एक्सेट्रा। दीज आर द मेजर सिटीज। क्लियर? अगर बात करते हैं कि ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का होता है तो हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट होता है, वो होता है फिनिश्ड गुड्स का। क्योंकि ये सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट तो नहीं ही करेगी। और अगर इंपोर्ट के बारे में बात करें तो मेनली इंपोर्ट होती है हमारी रॉ मटेरियल की, ठीक है, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो होता है इसको फिनिश गुड में बदल करके इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे होते हैं। फूड डेफिसिट है, हाई डिमांड ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि जहां पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और कंजम्पशन काफी ज्यादा है। इंपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए फूड ग्रेन्स हो गई, टी हो गया, कोको हो गया, पेट्रोल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो मशीनरी हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट, लिकर, फिर ये सब चीजें एक्सपोर्ट कर ली जाती हैं। और इनफैक्ट वेस्टर्न यूपी इतना ज्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है कि यहाँ का 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, मतलब वर्ल्ड ट्रेड का ये डोमिनेट किया करता था 40% तक। हालांकि बाद में लिबरलाइजेशन करने के बाद इनका भी परसेंटेज गिर गया है, बट स्टिल अभी भी वेस्टर्न यूपी काफी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में डोमिनेट कर रहा होता है। अगर हम लोग बात करें कि आखिर में जो ट्रेड क्या है तो देखिए दीज आर द ट्रेड्स जो कि अलग अलग कंट्री के द्वारा इस तरीके से किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर सारी कंट्रीज कनेक्टेड है यूरोपियन यूनियन के नाम पे, और यूरोपियन यूनियन एक तरीके का इकोनॉमिक टाइज है। ये केवल और केवल यूरोपियन यूनियन तक नहीं सीमित है, बल्कि इन्होंने सेंजन भी बना रखा है ताकि क्या है क्रॉस बॉर्डर आप बिना वीजा के भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने करेंसी भी सिंगल कर रखी है, दैट इज यूरो जोन। तो यूरो जोन भी इन्होंने करके रखा हुआ है, करेंसी एक करके रखा है, जिससे कि ट्रेड में एक्सचेंज रेट का दिक्कत ना आए। तो ये पूरा का पूरा काम किया गया है यूरोप में, और यही रीजन है कि ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड ट्रेड में आज की डेट में। समझ में आ गया? बाकी अब हम लोग बात किया जाए अगर एशिया के बारे में, तो देखिए एशिया में हमारे कई सारे रीजन्स आ जाते हैं, लेकिन ये सारे रीजन मेनली आपको मिलेंगे कैसे? डेवलपिंग, मेनली डेवलपिंग बनेंगे। हालांकि बहुत सारे डेवलप्ड भी हैं, जैसे जापान का एरिया ये जो होता है डेवलप्ड है, चाइना ये डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों के बीच में फिलहाल है। लेकिन इंडिया के बारे में बात किया जाए, या फिर इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में बात किया जाए, या फिर अरेबियन पेनिनसुला के बारे में बात किया जाए, तो ये सब अभी भी डेवलपिंग फेज में आ जा रहे होते हैं। एक एक करके अगर देखा जाए हमें कि कहाँ पे क्या इंपोर्ट होता है, तो जापान में अगर बात किया तो देखिए जापान में इंपोर्ट हो रही होती है पेट्रोलियम की, रॉ मटेरियल की और फूड स्टफ की, क्योंकि ये एक डेवलप्ड नेशन के रूप में निकल के आ जाता है। एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए प्रोसेसिंग प्रोसेस्ड फूड ही होगा, जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये सब जापान में आ जा रही होती है। अगर चाइना के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर भी पेट्रोलियम, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ का इंपोर्ट किया था एक्सपोर्ट के नाम पे। अगेन ये भी वही सारा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं जो कि एक डेवलप्ड नेशन कर रहा होता है। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात किया है तो देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाती है, जो कि नियरली कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि दिस इज डेवलपिंग, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल का भी एक्सपोर्ट हो रहा है और मैन्युफैक्चर्ड गुड का भी एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी इंपोर्ट भी ये लोग पेट्रोलियम और ये सब कर रहे हैं। इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में देखिए आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट के नाम पे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और इंपोर्ट के नाम पे हम लोग पेट्रोलियम, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इन सब चीजों का कर रहे होते हैं। अरेबियन पेनिनसुला के बारे में बात करें तो अरेबियन पेनिनसुला में देखिए इंपोर्ट के नाम पे मैन्युफैक्चर्ड गुड का किया जाता है, और एक्सपोर्ट के नाम पे तो एकमात्र इनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। बाकी हालांकि और भी चीजें हैं, खजूर वगैरह भी करते हैं, लेकिन खैर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्लियर? अगर हम लोग देखें थोड़ा सा एशिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तीन तरीके से मतलब पहले हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं साउथ एशिया के फॉर्मेट में, दूसरा हम लोग कर सकते हैं मिडिल एशिया के फॉर्मेट में, और तीसरा हम लोग कर सकते हैं पैसिफिक रिम के बारे में। पैसिफिक रिम का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि चाइना, और यहाँ पर आ जाता है जापान, साउथ कोरिया वगैरह आ जाते हैं, मतलब ये सब चीजें आ जाती हैं। मिडिल एशिया का मतलब यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला से है कि अरेबियन पेनिनसुला वाली कंट्रीज आ जाती हैं। साउथ एशिया का मतलब है कि इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब।
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कंट्रीज आ जाती हैं। अगर हम लोग एक एक के बारे में देखना शुरू करें तो साउथ एशिया में देखिए इंडिया, पाकिस्तान, और यहाँ पर वेरी लिटिल ट्रेड, बहुत ही कम फॉरेन ट्रेड होता है, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो कंज्यूम कर लिया जाता है अपने ही घर पे। वर्ल्ड ट्रेड में इसीलिए शेयर इनका लगातार गिरते आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी लगातार बढ़ते जा रही है। जनरली निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका देखने का मिलता है। अगर मिडिल एशिया के बारे में बात करें, जो कि अरेबियन पेनिनसुला वाली है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेड बिकॉज इट पोजेस मोर देन हाफ ऑफ द ऑयल रिजर्व। और यही कारण है कि यहाँ पर मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही एक्सपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन कुछ माइनर एक्सपोर्ट्स भी होते हैं, जैसे डेल्स, फिक्स एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो ये सब चीजों का भी एक्सपोर्ट हो रहा होता है। पैसिफिक रिम के बारे में बात करें तो देखिए हाईली डेवलप्ड रीजन्स है ये, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे के सारे रीजन आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये किसी भी कंट्री के लिए, मतलब इन कंट्रीज के लिए वर्ल्ड ट्रेड में। और ये जैसे आसियान ब्लॉकिंग हो गई, तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आसियान के अलावा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया एशिया के बारे में। तो एशिया के बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट। तो साउथ अमेरिका में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर अलग अलग रीजन है, जैसे चिली और अर्जेंटीना, फिर उसके बाद ब्राजील, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इंडस्ट्रियल रीजन। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए कॉफी, सॉल्ट इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। ब्राजील में बात करें तो देखिए इंपोर्ट इन पेट्रोलियम, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फिनिश्ड गुड का ये कर रहे होते हैं, और एक्सपोर्ट कॉफी, कोको, क्यों? क्योंकि ये भी डेवलपिंग नेशन के अंतर्गत आ जाती है। अर्जेंटीना के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी क्योंकि ये डेवलप्ड है तो इस वजह से एक्सपोर्ट कर रहा होता है, वीट, मीट, लिनसीड, इन सब चीजों का कर रहा होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर दिस रीजन इज मेनली अ प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फूड स्टफ and raw material and importer of manufactured goods. This is also a developing country, मतलब ये मैक्सिमम कंट्रीज यहाँ पर भी डेवलपिंग नेशन में ही आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेड फ्लोज टू नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन ओशियानिक करंट का ये लोग फायदा उठा सकते हैं, और दूसरा पनामा कैनाल का ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लोकेशन होती है। यहाँ पर जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं, एक तो अमेजन का ऊपर फॉरेस्ट हो गया और नीचे हो गया हमारी एंडीज माउंटेन का काफी हद तक ये एक बैरियर भी बना के रखी होती है, और एक रास्ता भी प्रोवाइड कर रही होती है। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक इन्होंने भी इकोनॉमिक का एग्रीमेंट कर रखा है, जैसे जिसका नाम है लाफ्टा, दैट इज लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके जरिए ये भी लोग फ्री ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं आपस में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल कंट्री आती है, वो आती है हमारी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात किया जाए तो देखिए मेनली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो डेवलप्ड नेशन टाइप की होती है। यहाँ पर जो आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड गुड, टोबैको, पेट्रोलियम इनका इंपोर्ट कर रहे होते हैं हम लोग, और एक्सपोर्ट में अगेन वूल, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, टिम्बर, इन सब चीजों का कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर मेनली एक्सपोर्ट्स आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इन रिसेंट ऑस्ट्रेलिया हैज टेकन टू एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आल्सो। क्लियर? तो ये भी जो होता है इस तरीके से चीजें कर ले जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए कि रिसेंट टाइम में किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस चेंज हो रहा है, तो काफी एक हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि हाउ द इंटरनेशनल बिजनेस इज चेंजिंग। तो यहाँ पर अगर बात किया है तो मेजर चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड हैज टेकन प्लेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हो गए, और कनेक्ट होने के बाद एक काफी अच्छा एक कोऑपरेशन देखने को मिला, और ये सारा कोऑपरेशन अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिला, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गई, या मल्टीट्यूड ऑफ अदर टाइप ऑफ ऑपरेशंस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो आज की डेट में कोऑपरेटिव हो रखा है। क्लियर? बाकी अगर बात करते हैं कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इट इज चेंजिंग इन विच इट ऑपरेट। चेंज किस तरीके से हो रहा है? एक तो देखिए कम्युनिकेशन काफी अच्छा स्ट्रांग हो गया है, वर्ल्ड की कंट्रीज आ रही है, जैसे इंडिया में बात करते हैं तो वोडाफोन वगैरह आकर के काफी अच्छा जो होता है एक माहौल बना के रखी है कम्युनिकेशन में। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो एज वेल एज शिफ्ट इन रॉ मटेरियल, मार्केट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, दीज ऑल मेनली अफेक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। दिस इज हाउ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन राइट नाउ। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं फर्म की, तो इट इज नाउ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल लिया जाएगा, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके इसको मैन्युफैक्चर्ड गुड में बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड को बना करके और अगर वैल्यू एडिशन करना होगा तो वैल्यू एडिशन करके यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, और बाकी जो रॉ मटेरियल होंगे उस तरीके से आ जाएंगे। तो ये होता है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फंडा होता है, और इस तरीके से यहाँ पे पूरा हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड का टॉपिक
खत्म किया। दिस इज हाउ द वर्ल्ड ट्रेड इज। और बाकी हमारा जो आप टॉपिक बचा हुआ है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक बचा हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और इस नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोग मुझे बताइएगा पेपर 2 करना है या फिर पेपर 1 के फिजिकल पार्ट करने हैं। अभी तक के कंसेंसस के हिसाब से पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी हम लोग मतलब स्टार्ट करेंगे मंडे से। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।